अपनी कमाई होते ही इवन लोग ट्रांजैक्शन पे भी रखते हैं कि टर्नओवर पे भी रखते हैं कि प्रॉफिट हो या ना हो हम उसमें कुछ रखना ही है। तो वो आप यदि रखते हैं तो आपने एक तरह से भगवान को अपने बिजनेस का पार्टनर बना लिया। वाओ। तो उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी ही होगी, मतलब कोई रोकने वाला नहीं। इस प्रकार की सोच अगर हर इंसान के अंदर होना तो हर परिवार, हर समाज, हर स्टेट, हर देश बहुत खुशहाल हो सकता है। कि एक छोटे से गांव में एक छोटे से परिवार से आके जैसे हमने जर्नी की शुरुआत की, देखते ही ये सफ़र हमारा 18 के आसपास स्टेट्स में एक सेवा दे रहे हैं। कमाल। और बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा सेटरिंग स्कैफोल्डिंग का था, जहाँ फट्टे बल्ली वाले हमारे को बोला जाता था। कैनविन फाउंडेशन में भी हम देखें तो 450 के आसपास लोग काम कर रहे हैं, 122 डॉक्टर काम करते हैं। 122 डॉक्टर? हाँ। 3000 सच्चा साथी का हमारा एक परिवार है जो वॉलंटरली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि हमें लाइफ को होलिस्टिकली जीना है, हर विषय पे जीना है, हम अपने आप को लिमिट ना करें। तो आपके माइंड में हमेशा कुछ बिजनेस करने का आइडिया माइंड में आता था? हमारे डीएनए में भी होता है कुछ। अग्रवाल जो है जी। आपको क्या लगता है आपके सक्सेस में किन चीजों का ज्यादातर योगदान रहा है? कौन से पॉइंट से जो आज के यूथ को आप बताना चाहेंगे? जो मैंने बताया कि आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप पहले धर्म नीति पे चलो। किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है कि एक तरफ तो बुलेट ट्रेन बना रहे हैं हम, और दूसरी तरफ एक ऐसा भी समाज है जो कि उसकी आमदनी महीने की बहुत कम है। एक बड़ा कंसर्न है मेरा ये कि आज है ना, ये तो अमीर और गरीब का फैसला बहुत बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हर घर में बच्चे इंजीनियरिंग करके, ग्रेजुएशन करके और अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। बहुत सारी पॉलिसी हमारी केंद्र सरकार की बहुत अच्छी है, बट मुझे लगता है कि एक तकलीफ का विषय क्या हुआ कि हमारी पार्टी जिसमें हम अपनी पार्टी ही बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फॉलोवर भी हूँ, बट कहीं ना कहीं हम अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा भूलते जा रहे हैं। अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा, देश को सुधारना है, आप कुछ करना चाहते हैं, खासकर जो हमारे यूथ में कोई सोशल थोड़ा सा है, इंसाइट्स हैं, तो उसको जरूर राजनीति में आना चाहिए। कैनविन फाउंडेशन के चेयरमैन एंड फाउंडर मिस्टर डीपी गोयल साहब। डीपी गोयल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। आपका भी धन्यवाद है राहुल भाई, और सेम हियर, आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड कि आपके सफ़र को मैं देखता हूँ, और आई एम आल्सो इम्प्रेस्ड बाय यू, और आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। हम काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं जी, और शुरुआत से मैं आपके लाइफ की स्टोरी को जब से मिले हैं तब से आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में देखा जी। लेकिन उससे पहले कि जब आपसे मिला, आपसे बातें हुई, आपके लाइफ स्टोरी सुनी, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है एक ऐसे सेल्फ मेड पर्सन को देखकर जिन्होंने एक छोटे से गांव से शुरुआत करी, बहुत स्ट्रगल देखा, हर प्रकार का काम किया जो शुरुआत में एक हार्डवर्क लेबर का काम होता है, वो वहाँ से शुरुआत करके, और आज आपने विंटर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक एम्पायर खड़ा किया, और गुड़गांव से शुरू करके आपने देश के हर एक राज्य में आपने अपना ब्रांच स्थापित कर दिया। वहाँ पे भी आपकी कंपनी अब इस्टेब्लिश्ड है, हजारों लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। तो ये जर्नी कैसे आपने क्रिएट की, मैं चाहता हूं कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं। इसके बाद मैं कैनविन फाउंडेशन की बात पे आऊंगा। ये बात तो कई बार मुझे भी बड़ा एक प्रेरणादायक खुद के लिए भी लगती है, और कई बार भरोसा भी नहीं होता कि कैसे ये यहाँ तक का सफ़र हुआ कि एक छोटे से गांव में एक छोटे से परिवार से आके जैसे हमने जर्नी की शुरुआत की, और देखते ही ये सफ़र हमारा आज पूरे 18 के आसपास स्टेट्स में एक सेवा दे रहे हैं। कमाल। और बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा सेटरिंग स्कैफोल्डिंग का था, जहाँ फट्टे बल्ली वाले हमारे को बोला जाता था। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई, और जी बस देखते बस यही है कि हम अपने काम में जो भी हमें काम मिले बहुत ईमानदारी के साथ करें, सामने वाले में अपने आप को देखें, उसकी प्रॉब्लम्स को अपनी समझें, उसकी कंपनी को अपनी समझें, और जितने भी हमारे साथ एसोसिएटेड लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी टीम में हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, उनके लिए हम तकलीफ का विषय ना हो के खुशी का विषय बने। क्या बात है। तो उसी चीज़ को बस लेके आगे चले तो धीरे धीरे करके सफ़र, कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी हमारे को अच्छे लगने लग जाते हैं। और जब हम परेशानियों की या संघर्ष की बात देखते हैं तो मुझे लगता है कि
संघर्ष आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। जी। जैसे वो लेबर का काम तक किया हमने, गाड़ियाँ खुद खाली की, खुद लोड की, लकड़ी की, फट्टे की। क्या बात और आज तो देखते हैं हम कि एक ही काम के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप एक ही बिजनेस में 10, 12, 15 डिपार्टमेंट होते हैं। Absolutely, बिल्कुल। पहले आज से 20 साल पहले के बिजनेसमैन को देखते हैं तो एक व्यक्ति में ही सारे डिपार्टमेंट होते थे। हाँ, हाँ, वन मैन शो, हर तो वही डिपार्टमेंट काम हमने ऑलराउंडर देखा संभाले। है। एक झोपड़ी में रह के आगे बढ़े, 200, 300, 400 किलोमीटर रोज बाइक चलाई, और जब कोई नहीं होता था तो रात के 2-2 बजे तक काम करते थे सुबह। तो आनंद आता था मेहनत करके। बल्कि आज कई बार लगता है कि यार शरीर से उतनी मेहनत नहीं करते, बट वो जब देखते हैं वो पुराना समय तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये अच्छा रहा सफ़र। और बस इसमें यही है कि किसी के साथ गलत ना करें, किसी का हक ना रखें, राइट। उसको मान सम्मान पूरा मिले। हम चाहे अपने आप को बाद में मिले, बट सामने वाले को उसका टाइम से मिले। तो ये कुछ बातें थी जो माताजी पिताजी ने सिखाई और समय ने सिखाई, तो उसको लेके आगे चले। इस प्रकार की सोच अगर हर इंसान के अंदर होना तो हर परिवार, हर समाज, हर स्टेट, हर देश बहुत खुशहाल हो सकता है। जहाँ पे हमारी इच्छा हो दूसरे को देने की, दूसरे को अपनी वजह से खुशी मिले, दुख ना मिले, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। राहुल भाई, मैं कोई अलग बात नहीं कह रहा, ना मैं ही कह रहा हूँ इस बात को। ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। थोड़ा हम भूल गए या भूलते जा रहे हैं, एक अलग विषय है। बट हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, वो नेचर है, वो तो यही सिखाता है हमें। आप देखिए, मैं देखता था हमारे पुराने गांव में, या अभी भी देखता हूँ, गांव में गाय के लिए रोटी निकालना पहली, अपने चीटी को आटा डालना जी, अपने नेचर का ध्यान रखना। तो ये क्या है? ये हमारी संस्कृति है। और यदि नेचर की भी बात करें हम, तो नेचर भी तो ये सिखाता है कि देना सिखाता है। तो इसमें हम कोई अलग नहीं कर रहे। दीज आर द लाइफ रूल्स, दीज आर नेचर रूल्स, बट हमें उनको याद रखना है, उन पे थोड़ा अमल रखना है। प्रकृति के रूल के डायरेक्शन में चलेंगे तो ही प्रगति होगी, क्योंकि ये बना ही नेचर इसी प्रकार का है। ऑफ कोर्स। तो हमने कुछ अलग नहीं किया, बट हमने उसको छोड़ा नहीं। इस बात से मुझे एक वाकया, मतलब एक फैक्ट याद आया कि जैसे कभी मैंने सुना था कि जो एक फलदार वृक्ष होता है, वह स्वतः ही झुक जाता है। और वो वृक्ष कहीं ना कहीं झुककर ये कहता है कि इतने फलों का लोड मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, प्लीज मेरे फल तोड़ के तुम अपना काम चला लो और मुझे हल्का कर दो। मतलब वो दे के खुश है, क्योंकि वो फलदार है। और जहां आप देखिएगा, जिस पेड़ में फल नहीं होंगे ना, वही अकड़ा हुआ रहेगा। तो ये भी प्रकृति का नियम है, और लोगों में दिखेगा कि वही झुकेगा जिसके अंदर कुछ है। और वो भाव हमें रखना भी चाहिए। आप देखिए, गुब्बारे ऊपर उठते हैं, हल्का व्यक्ति जो समझ लो जिसमें अभिमान नहीं होगा, विनम्रता होगी, वही आगे बढ़ता है, वही ऊपर उठता है जी। और जितने भी गुणकारी चीजें हैं, गुणकारी आपकी चाहे वो विनम्र भाव है, ईमानदारी है, सच्चाई है, आप जितने भी गुणात्मक गुण होते हैं, वो इसका मतलब क्या है कि वो गुणाएबल हैं, जिसमें देने से कुछ घटता नहीं है। आप जितना दोगे वो आपके अंदर उतना ही बढ़ेंगे सर। तो इस पे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, और इसको हमने जिया भी है, ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि जितना हम देने की सोच रखते हैं, उतना ही हमें ज़्यादा मिलता है जी। अब मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा, जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी लोग हैं जो कुछ भी कमाते हैं, तो उनको अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो उनको ठीक लगे, 1%, 2%, 5%, अपनी कमाई होते ही, इवन लोग ट्रांजैक्शन पे भी रखते हैं, कि टर्नओवर पे भी रखते हैं कि प्रॉफिट हो या ना हो, हम उसमें कुछ रखना ही है। तो वो आप यदि रखते हैं, तो आपने एक तरह से भगवान को अपने बिजनेस का पार्टनर बना लिया। वाओ। तो उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी ही होगी, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है। भगवान देख रहे हैं कि इसके बिजनेस से इतने लोगों का भला हो रहा है, तो अब भगवान की जिम्मेवारी बन जाती है कि ये राइज करे ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। ये कर्म का नियम भी यही कहता है। व्हाट इज दिस कर्मा लाइफ, कर्मा रूल्स, यही है कि आप जैसा कर्म करेंगे। अब मान लो जो आपके लोगों को आगे लेके चलने का, उनका भला करने का काम, तो ये भगवान का काम है। यदि हम उस तरह का काम कर रहे हैं, तो भगवान को लगता है कि मेरा काम कर रहा है ऐसा, मेरी मदद, तो उसमें फिर वो भगवान भी साथ देता है। आप कहीं उल्टे पुल्टे काम कर रहे हो जो नेचर के खिलाफ हैं,
भगवान कहेगा ये तो साला सिस्टम ये तो गड़बड़ है, और मुझे डिस्टर्ब कर रहा है ये लड़का। डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो फिर आपको समझ ही सकते हो। हम हमारे बच्चों को ही देख लें, हमारे 2-3 बच्चे घर में हैं, एक अच्छा कर रहा है तो हम उसको शाबाशी देंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो भगवान के बच्चे हैं हम भी जी। तो वो इसी तरह साथ मिलते हैं। तो कर्मा रूल्स आल्सो लाइक दैट कि आप अच्छे कर्म करो और हमारे हाथ में और है भी क्या। मैं कई बार ये देखता हूँ राहुल भाई कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं, जबकि मेरी लाइफ मेरे आसपास के कोई 100-200-500 लोगों पे निर्भर करती है, उनकी भी लाइफ 100-200-500 लोगों के वजह से निर्भर करती है। अब किसी और की वजह से उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट आया और उनकी वजह से मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट आया और फिर मैं उसको लेके परेशान हूँ। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है कि हाउ वी रिस्पॉन्ड ऑन दैट। एक बात को गहराई से समझने की जरूरत है। और हम व्यक्ति और स्थिति की वजह से इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम अच्छे से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाते। और हम अर्ली रिएक्ट करके गलत करके अपने फ्यूचर को और प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं। फिर उसी एक ट्रैप में फंस जाते हैं जी कि यार ये नहीं हुआ वो हुआ। और कई बार तो इतना वो सारा नेगेटिविटी में आ जाते हैं हम कि उससे निकल ही नहीं पाते हम। कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो शांति है वो दूसरों पे निर्भर करने लग गया है, इसीलिए इंसान दुखी है। सबसे बड़ा रीजन अपने सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है कि मैं अपनी खुशी कंट्रोल कर सकूं, किसी के बोलने से मैं अफेक्टेड ना हूं। अपने एक्शन ही कंट्रोल में नहीं रहे, रिस्पॉन्ड एक्शन हमारा वो सारी मतलब चीज उसका कारण इंसान अच्छे से बैठा है, अचानक से मतलब मेरे पास कंट्रोल है कि मैं आपके भावनाओं को अफेक्ट करके तुरंत आपका नेचर बदल सकता हूं। तो फिर वो कंट्रोल नहीं हुआ। प्रोफेशन ही बना लिया इसको कि कुछ लोगों ने हिप्नोटाइज कैसे करना है किसी को, उस तरीके से वो करते हैं, दूसरों से काम निकालते हैं। और मैं आज इस मतलब थोड़ा डीप स्टडी कर रहा था तो खासकर इस जो बढ़ते हुए शहर हैं जहाँ सो कॉल्ड डेवलपमेंट हम देखते हैं जी, तो वहाँ पे जो भी लोग जैसे दिखाई देते हैं, हर व्यक्ति के 2 या 3, 4, 5 चेहरे हैं। जो वो दिखा रहा है अपने आप को वो होता ही नहीं है, मोर देन 70-80%। और हम वो उसकी मार्केटिंग स्किल को देख के उस पर भरोसा कर लेते हैं, बाद में हम पछताते हैं। दिस इज स्टोरी ऑफ एवरी सेकंड पर्सन। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स इंटरनेट पे जिनके करोड़ों फॉलोअर्स थे और वो दिखा कुछ रहे थे कुछ और जैसे ही उनकी असलियत सामने आई पब्लिक ने उसको डिसरिगार्ड कर दिया और आज दे आर स्ट्रगलिंग टू जनरेट व्यूज ऑन इंटरनेट डिस्पाइट हैविंग करोड्स ऑफ फॉलोअर्स। ऑफ कोर्स उनके पास नहीं आ रहे हैं अभी व्यूअर्स। तो यानी कि पब्लिक भी जो आप दिखा रहे हैं उससे प्रभावित हो रही है, लेकिन जैसे ही आपकी रियलिटी दिखती है तो आप रियल रहो अगर लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना चाहते हो। ऑफ कोर्स आपका जीवन आपका है। अब जैसे मैंने भी कुछ से स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि एक यूनिकनेस कैसे आ सकते हैं हमारी चीज़ों में जी। तो मैंने देखा यार चलो जो भी मैं बात बोल रहा हूँ या बोलूंगा वो तो कहीं ना कहीं है, किताब में है चीजें, बट मेरी लाइफ जो मैंने जी वो तो डीपी गोयल की लाइफ, देवी प्रसन्न गोयल की लाइफ देवी प्रसन्न गोयल नहीं जी। एकदम यूनिक स्टोरी है, यूनिक फिल्म है। वो किसी और से मैच कर ही नहीं सकता। मैं कोई बात कोई भी बोल रहा हूँ बट मैं उसको मेरे लाइव एग्जांपल से बोलूं कि मैंने ऐसा किया, मुझे मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किया तो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूं और उस एक्सपीरियंस से मुझे ये लर्निंग हुई। और लर्निंग तो कॉमन हो सकती है बट एक्सपीरियंस तो मेरा ही है, तो दैट इज मच रियल। तो देयरफॉर आफ्टर दैट आई स्टार्टेड दैट कि मुझे मेरी जर्नी के बारे में बताना है। और जो भी लाइफ का एक अब 25-30 साल काम करके लगा या जो भी सीखा, मतलब हरियाणा के हर गांव तक हमने लगभग पहुंचे, बिजनेस करने के लिए धक्के खाए, 18-20 स्टेट में हमने धक्के खाए, लाइफ की हर स्थिति को देखा और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी मैंने जो मतलब मुझे लगता था कि यार ये क्या हो गया। तो आई वांट कि वो मेरे एक्सपीरियंस में लोगों तक शेयर करूं और जितने यंगस्टर्स आज आगे बढ़ रहे हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो जो मैंने स्ट्रगल झेले या जो तकलीफें ली मैंने उठाई वो कम से कम मैं किसी यूथ को बताऊं और वो अपनी लाइफ में अप्लाई करे तो उसके 10-20 साल बचे, उसको परेशानी ना उठानी पड़े। जो मिस्टेक्स हमने करी वो ना करनी पड़े। तो दैट इज द मिशन ऑफ लाइफ नाउ कि कुछ ना कुछ हमें और ज्यादा तरीके से उसको एक्सपीरियंस देने हैं। किस उम्र में आपने मेहनत करनी शुरू की थी? जो आपने बोला बहुत मेहनत, गांव से जब शुरुआत करी क्या स्टोरी रही थी उस समय? देखो मैं उस टाइम 9th क्लास में था जब हमने अपना काम शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी बहुत सोशल व्यक्ति थे, अच्छे बिजनेसमैन भी थे बट सोशल और बिजनेस कई बार मैनेज नहीं कर पाता व्यक्ति। तो मेरे पिताजी को बहुत नहीं रह पाएगा या तो सोशल ही कर पाएगा। तो बहुत बड़ा लॉस लगा उनको। लॉस इतना था कि एक टाइम जिसके 2-2 भट्ठे होते थे ईंटों के, उनकी पोजीशन एक ऐसी थी कि एकदम से ही मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। बट मेरे घर में, हमारे घर में सामाजिक धार्मिक व्यवहार बहुत था
तो मेरी माताजी बहुत धार्मिक थी। घरों में ही जैसे आमतौर पे हमारी महिलाएं अग्रवाल फैमिली में जी कोई दरी बनाना, कोई कुछ अलग अलग सिलाई का काम करना, जी उसे कमाई करती थी माँ। तो हमने भी ऐसे ही जो सीमेंट के कट्टे होते हैं उनकी बैग सिलने, अखबार कबाड़ी से लेके उनके लिफाफे बनाने, वाह यहाँ तक भी काम किया हमने। और 8th क्लास में मेरा एक स्कॉलरशिप आई थी 353 रुपए की। अरे वाह तो दैट वाज माय फर्स्ट इनकम ऑफ माय लाइफ। क्या बात है क्या तो बात उसके है। बाद मैंने वो अकाउंट ओपन करा, हाँ तो उसमें मेरा वो चेक जमा हुआ चेक आया था वो उस टाइम पे। तो ओके सोसाइटी का बैंक था, उसमें वो रजिस्टर में लिखते थे पहले। ओके तो फिर वो ये टारगेट बन गया कि मुझे 200-400 रुपये महीना कमाना है। ओके तो अलग अलग तरीके से बस वो काम करना, फिर बस वो एक जर्नी स्टार्ट हुई। अखबार के लिफाफे बनाए, इससे 500 रुपये महीना कमाना है, वो खाते में जमा कराना। फिर ऐसे करते करते साल में बिजनेस 30,000 रुपये। माइंडसेट तब से था आपके पास, आपके अंदर 9th 8th 9th में ही, कि मतलब पैसा कमा के वो बैंक में डालना है। आपके अंदर ये शौक नहीं होता था जैसे जनरली बच्चों में होता है पैसा कमाया और या मुझे ऐसा एक और बात है, खर्च तब करता है इंसान जब उसको मिलता है। मेहनत की कमाई को बहुत सजो के रखता है इंसान। होता ही वो तो होता ही डिफरेंस होता है उस पैसे वो में। फिर पैसे इकट्ठे करके 30,000 रुपये इकट्ठे हुए, मुझे याद आज भी। फिर उसको मतलब अलग अलग तरह से इन्वेस्ट करना। जब एक बार 2001 के आसपास मोबाइल आए थे, तो उस टाइम मोबाइल का बड़ा क्रेज होता था। उस टाइम मैं कॉलेज गया था, तो उस टाइम ऐसे ही गोवाना से सिम मिलते थे, जैसे इससे होते थे, तो हम वहाँ से सिम लिया BSNL के। तो वहाँ से सिम मिल जाते थे आसानी से, हमारे दोस्त होते थे, और वो ब्लैक में बिकते थे वहाँ पे। हाँ मैंने तो शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया, BSNL के लाइन लगती थी। वो 150-200 रुपये में वहाँ आराम से मिलता था, वहाँ कोई लेने वाला होता नहीं था। और हमारे गाँव में वही सिम 500-700 रुपये में बिकता था। तो मैंने मेरा मोबाइल मेरे पैसे से कमाया था 2,000 रुपये का। क्या बात तो है। 2,000 रुपये वो सिम बेच के मैंने 4-5 सिम लेकर आया यहाँ पे, भेज दिया, मोबाइल हमने कर लिया। बहुत तो बढ़िया। शुरुआत से ऐसा था। फिर अपने लेवल पे ही एक्सप्लोर किया मार्केट को। लकड़ी के फट्टे मारा मशीनें होती थी, शो मिल जिसको बोलते हैं, फायरवुड बेचते थे। पर शुरू से कुछ यूनिक किया। वहाँ पे टिम्बर निकलता था, बट टिम्बर की मार्केट नहीं होती थी। तो हमने कहा कि जो लोग काम करते वो हम नहीं करेंगे। टिम्बर बेचने के लिए मैं गुड़गांव आ गया, जबकि मतलब कोई जानता ही नहीं था मुझे गुड़गांव में। तो यहाँ बस ऐसे ही एक्सप्लोर करने मार्केट आए, और हमें कुछ ग्राहक था आपका? तो शाम डिस्ट्रिक्ट भिवानी में है। भिवानी में है। भिवानी में तो भिवानी से गुड़गांव कितना किलोमीटर? कितने? 150 किलोमीटर। वो टाइम ऐसा था राहुल भाई कि हमने लगातार 5 साल, कैन यू बिलीव इट, गाड़ियों में रहे हम। जो ट्रक होते हैं, टेम्पो होते हैं, तो उनमें हम लगातार 5 साल एक कंडक्टरी का काम किया हमने। जैसे होता है जाना, खलासी होता है ना, खलासी लेके आना, सामान लेकर आते थे, वहां से माल आते थे, यहाँ सेल करके जाते थे। डेली सुबह 3 बजे उठते थे, और 3 बजे उठ के 7 बजे गुड़गांव 8 बजे पहुंचते थे। गाड़ी खाली करके वापसी जाते थे। वापसी पे जाके फिर वहां पे 7 बजे पहुंचते थे। रात को गाड़ी लोड करवाते, जाके गाड़ी खुद लोड करवाते हम 12 बजे। बजे। मार्केट कैसे ढूंढा आपने कि ये प्रोडक्ट का डिमांड है गुड़गांव में, मुझे बेचना चाहिए? जब गुड़गांव में बढ़ रहा था काफी, तो हमें पता लगा कि गुड़गांव से व्यापारी वहाँ माल लेने जाते थे। तो वो देखते थे कि यहाँ पे माल बहुत बनता है। तो हमने देखा यार गुड़गांव से आजकल लोग बहुत आ रहे हैं, तो टिम्बर लेकर जाते टिम्बर लेने के आते थे, लकड़ी के फट्टे, जो शटरिंग के फट्टे होते हैं। ओके, जो टिम्बर को पूरा कट करके और जो फट्टे बनाते थे जी। तो वो हमने देखा कि गुड़गांव से आजकल लोग बहुत आ रहे हैं, तो एक बार गुड़गांव जाके घूम के आते हैं। तो यहाँ के मार्केट में आपने फिगर आउट किया, डिमांड लिया, और फिर वहां से लाकर आपने देना शुरू किया, उसमें प्रॉफिट अपना देखा। वो 12-14 हज़ार की गाड़ी लेके आते, 16-17 हज़ार, 15-16 हज़ार की गाड़ी 2-3 हज़ार रुपये कमा के शाम तक बस। तो फिर हर दिन 2,000 रुपये? हाँ, 2,000 रुपये, 50-60 हज़ार आना शुरू हो गया। आना शुरू हो गया। फिर एक गाड़ी की बजाय 2 गाड़ी लाने लगे, 3 लाने लगे। तो आपके माइंड में हमेशा कुछ बिजनेस करने का आइडिया माइंड में आता था? हमारे DNA में भी होता है कुछ। अग्रवाल जो है, जी आपकी कम्युनिटी के ब्लड में है। बट उसमें जो बेस था ना, वो हमारा स्पिरिचुअलिटी था। मेरी माँ के जो संस्कार थे वो बड़े थे। संस्कार बहुत मैटर करता है, और आपकी एक अलग पहचान बनती है, और लोग जो आपसे जुड़ते हैं तो वो देखते हैं जब आपकी क्वालिटीज ना, तो आधा पैसा 1 पैसा ऊपर भी खर्च हो रहा हो ना, तो वो सही इंसान के साथ काम करना चाहता है। शुरुआत में लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन जब वो एक लेवल पहुंच जाता है तो उसको समझ में आता है ये सिद्धांत बहुत वर्क करते हैं। मतलब हमने कभी नमक में आटा नहीं मिलाया, मतलब हमने ईमानदारी से काम किया। कई बार फट्टों की गिनती गलत हो जाती थी, पैसे ज़्यादा मिल जाते थे, तो बहुत सारे एपिसोड ऐसे याद हैं कि हमने पैसे वापस किए कि आपका हिसाब गलत हो गया, आपसे हो गया। तो वो कहीं ना कहीं सीख थी हमारे परिवार में, हमारे बड़ों की, कि गलत नहीं करना, मेहनत से कमाना है, ब्लेसिंग्स काम आते हैं, मेहनत से कमाना है। ओके। और मेरे पिताजी की एक बात हमेशा याद आती है मुझे कि यार बेटा, कभी भी है ना, रिश्ते और नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो आपका नाम, आपके रिश्ते सबसे बड़े महत्वपूर्ण है। और आज मैं बड़े
विश्वास और एक हौसले के साथ एक शिक्षा के तौर पे बोल सकता हूँ। कई बार हम पैसे को बहुत बड़ा मान लेते हैं। सबसे बड़ा आज 30 साल हमने रोड पे धक्के खा के एक्सपीरियंस करके जो बात मैं बोलना चाहता हूँ यही है कि सबसे कीमती जो चीज़ है इस दुनिया में रिश्ते हैं। आपके साथ आपकी आखिरी में जब आप इस जीवन को छोड़ के जाओगे तो यही महत्वपूर्ण है कि आपके साथ कितने रिश्ते आपने कायम किए जो बाद तक चलेंगे आपके जाने के बाद भी। जी। तो उनके चक्कर में, पैसों के चक्कर में या किसी परिस्थिति के अनुसार आपको रिश्ते एटलीस्ट खराब नहीं करने चाहिए। जी। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आप ईमानदारी से कोई बात अपनी रखते हो, यार इसमें लॉस हो रहा है या इसमें नुकसान हो रहा है या भाई थोड़ी मुझे देखो यार, तो मैंने देखा कि लोग आपके अनुसार चलते हैं। जी। आप कई बार सोचते हैं उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हो तो लोग आपसे रिश्ता छोड़ लेते हैं। जी। लेकिन ये आप ईमानदारी से बताओगे सच्चाई से, यार मेरे को नुकसान लग रहा है या मेरे को तकलीफ आ रही है, तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। हाँ। और कई बार हम छुपाने की कोशिश करते हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो आपका ट्रस्ट भी चला जाता है और रिश्ता भी चला जाता है। आपको क्या लगता है आपके सक्सेस में किन चीज़ों का ज़्यादातर योगदान रहा है? कौन से पॉइंट से जो आज के यूथ को आप बताना चाहेंगे? जो मैंने बताया कि आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप पहले धर्म नीति पे चलो। धर्म नीति ये कहती है कि आप अपने सामने अपने आप को फील करो। एक मैच्योरिटी का लेवल भी उसको बोलते हैं जब आप ये सोच सकते हो यार मेरे सामने मैं ही हूँ, एटलीस्ट भगवान की रचना है हम। जो आज सबसे बड़ा विषय मुझे लगता है जो तकलीफ का है वो यही है कि हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं। हम भगवान को ही कुछ नहीं मान रहे आजकल। हम कह रहे हैं कि जी क्या है। तो जो मैंने रिश्तों की बात करी, ईमानदारी की बात करी, जो आप एक ट्रांजैक्शन में आप एकदम ट्रांसपेरेंट हैं, तो मुझे लगता है कि जो ट्रस्ट आपका है वो ट्रांसपेरेंसी से आता है। तो मेरी सक्सेस में सक्सेस ही कहेंगे इसको कि आज एक ठीक है, हम सोचते हैं कि एक लेवल हर पॉइंट में ठीक है, बट हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपके रिश्तों में जरूर होनी चाहिए। आप जो भी आपके साथ है उसमें आप अपना माने उनको। कई बार हम स्टाफ को भी ऐसे देखते हैं, अपनी टीम को भी ऐसे देखते हैं कि आप उस भाव से ही नहीं देखते, आप उनको यूज करने के तरीके से देखते हैं। आप देने की सोच को, मुझे लगता है कि ये सोच जो देने की सोच है ये आपके लिए बड़ी होनी चाहिए, चाहे वो वेंडर के साथ हो चाहे वो एम्प्लॉय के साथ हो। और यदि एक लाइन में समराइज उसको करना है तो मुझे लगता है कि जो आपसे उम्मीद किसी ने बनाई, आप उम्मीद से ज्यादा डिलीवर करिए। अच्छा। आप प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर। तो इस एक सिद्धांत को यदि आप जीवन में जिएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ समराइज हो जाता है। देने की सोच भी हो गई आपकी, आपने ओनरशिप भी उसमें ले ली, आपने कमिटमेंट भी सोच के किया। इसको और एक शब्द में बोले हम तो आप अपने कमिटमेंट के पक्के होने चाहिए। वो कमिटमेंट चाहिए आपका टाइम का है, क्वालिटी का है, बिहेवियर का है। आपसे जो भी कमिटमेंट आपसे लोग कर दिया उसको फुलफिल करना है बाय हुक और बाय क्रुक। तो यदि एक लाइन में हम इसको बोले तो इट माइट बी दैट। तो वो आपके रिश्तों में कमिटमेंट है, आपके व्यापार में है, आपकी टीम के साथ है, वेंडर के साथ है, आपके पड़ोसी के साथ है, ठीक है। और एक भगवान में भरोसा करते हुए आप हमेशा प्लीजेंट रहें, खुश रहें, अंदर में आपके एकदम खुशी होनी चाहिए। और वो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये इजी, मुश्किल नहीं है, इजी है। राइट। तो मतलब कुछ भी स्थिति हो, क्योंकि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो सकती। कभी नहीं। कोरोना आया, हम दैट वाज एनी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, मार्केट की सिचुएशन प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। बट आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे उस पर आप एक्शन लेते हैं, कैसे आप उसमें उसके साथ लेके चलते हैं उसमें, तो वो कई बार हम उसको जी सकते हैं। जी। डिसिप्लिन का क्या महत्व रहा है आपके जीवन में? डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ में। डिसिप्लिन को कहेंगे हम कि कुछ नियमों को कंसिस्टेंटली फॉलो करना, दैट इज डिसिप्लिन। उसमें किसी भी प्रकार से कोई चूक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि जब आपकी नीयत ठीक होती है और आपसे थोड़ी चीजें कंसिस्टेंटली भी नहीं हो पाई, बट इंटेंशन मोर मैटर्स देन डिसिप्लिन। इंटेंशन आपका क्या रहा है? इंटेंशन वो कई बार आपसे नहीं हो पाया, आपसे ब्रेक हो गई चीजें। हाँ, लेकिन आपको पता है कि मैं जानबूझकर नहीं करना चाह रहा था, आगे मैं इसको फॉलो सामने वाला फॉलो करता है, सामने वाला देखता है, उसको दिखता है कि हाँ। तो नीयत मैटर करती है, भाव मैटर करता है। डिसिप्लिन इज टू मेक दैट आइडिया इनटू सक्सेस, कन्वर्ट दिस आइडिया टू सक्सेस। जी। बट प्राइमरली थिंग इज योर इंटेंशन। आपका भाव, आपका लक्ष्य, उद्देश्य क्या है, आपका मोटिव क्या है। जी। और कई बार दिस इज वेरी सेल्फ सेंटर्ड।
तो फिर नेचर का या लोगों का साथ उतना नहीं मिल पाता व्हेन यू आर वेरी वेरी मच सेल्फ सेंटर्ड जी। और जब उसमें सबको साथ लेके चलने की सोच है आपकी, तब आपको लगता है कि यार अच्छा मान लो कोई नया वेंचर शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि इससे इतना प्रॉफिट हो सकता है मेरे को, एक विषय ये हो सकता है जी। एक ये हो सकता है यार इससे यार 200 लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे बिल्डर्स का इतना पैसा बचेगा, मेरे 2 पार्टनर इसमें सेट हो जाएंगे, 2 मेरे मौसी का लड़का बुआ का लड़का वहां सेट हो जाएगा। प्रॉफिट तो बाई प्रोडक्ट के तौर पे है। राइट। तो अब जो हमारा सोच रहती है वो ऐसे रहती है, मतलब कि यार ये 3 लोग हैं जो हमारी टीम में सीनियर पोस्ट पे जा सकते हैं, तो इस बंदे को वहाँ ब्रांच हेड बनाया जा सकता है, इस एग्जीक्यूटिव को निकाल के वहाँ डिपार्टमेंट हेड बनाया जा सकता है, ये उसी एरिया का है तो इसको अपने घर के नज़दीक पहुँच जाएगा ये, और ये फिर और ज़्यादा अच्छे से संभाल लेगा। वहाँ भी 40 लोग आराम से लेबर को नौकरी मिल जाएगी। हाँ। वहाँ बिल्डरों को माल महंगा मिल रहा है, उनको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। हाँ। इस तरीके से हम प्लान करते हैं। हाँ। और बाई गॉड ग्रेस मुझे एक बार प्रोसेस सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद वही लोग पावर बन के अपने आप काम चलाते हैं, मुझे उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़ती। तो दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑल द मिशन, ऑल द वर्क, तो वो मिशन और वो अपने आप ही चलाते हो, डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है जब आपकी इंटेंशन ठीक हो। बिल्कुल सही है। हाँ। बिल्कुल सही। और कई बार मान लो मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा पंचुअल कहीं रहा नहीं, आज तक मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। अच्छा। मैंने कोट किया लगभग हर जगह, मैंने इस पे काम किया, तो अभी 70-60% काफी ठीक किया 2025 में 2026 में ठीक किया। तो मतलब आपको इसकी इंपॉर्टेंस महसूस होती है? वो तो होती है ऑब्वियसली, इधर नेचर रूल है। हाँ। टाइम और डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, बट मैं बहुत ज्यादा नहीं रहा लाइफ में जी। बट जब मेरी इंटेंशन ठीक थी तो मेरे साथ लगे हुए लोग जो डिसिप्लिन थे उन्होंने मुझे डिसिप्लिन से आगे लेके चले, मैं नहीं था, तो इसलिए मैं जिसमें नहीं हूं मैं उसमें ज्यादा फोर्सफुली बोल नहीं पाता। अच्छा। डिसिप्लिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट मैं नहीं था। अच्छा। मैं आज भी नहीं हूं। बहुत ज्यादा, बस आपका भाव सही था काम करने तो के मेरे लोग जो थे लोगों को बढ़ाने के प्रति, लोगों ने मुझे साथ लेके अपने आप आगे लेके चले मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं तो अपनी कोर टीम में भी एक्स पर्सन रखता हूँ। Okay. जो दे आर वेरी हाईली डिसिप्लिन, या तो आर्मी के बैकग्राउंड के हों या वो, तो मेरे वाले जो अनडिसिप्लिन वाला थोड़ा मामला होता है वो संभाल लेते हैं। सही है, बिल्कुल तो सही है। तब चल रही गाड़ी ठीक चल रही है। हाँ, वो कहते हैं ना जो ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं उसके लिए अंगूठी पहन लेते हैं, वो संभाल लेते हैं, उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग एक्ट आपके पास हो जाता है मेरा। सही। मैं तो जो भी हूँ आज वो मेरे साथ के लोगों की वजह से ही। सर, विंटर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज को आपने पहले गुड़गांव से शुरू किया, तो शुरुआती दौर में क्या चैलेंजेस थे और इसको कैसे बढ़ाया आपने दूसरे राज्यों में? हर समस्या आपको अपॉर्चुनिटी देके जाती है। आपदा में ही अवसर है। गांव से निकले, जो वहां पे परेशानी थी तो गुड़गांव आगे ढूंढते ढूंढते 2009 में एक यूनिवर्सल पूरे वर्ल्ड का एक कुछ स्लो डाउन आया था पूरे इकोनॉमी हुआ था पूरा। हाँ। उस दौरान गुड़गांव में बहुत ज्यादा था रियल एस्टेट बिजनेस में। अच्छा। तो वो रियल एस्टेट वाले हमारे कस्टमर होते थे, तो यहाँ पे तकलीफ आई 2009 से 2012 तक हमारे को। फिर बस जरूरत बनी, कानपुर की एक बड़ी साइट आई, वहाँ काम शुरू किया, फिर लखनऊ गए, फिर बस देखते देखते फिर हैदराबाद, बेंगलोर, विजयवाड़ा, फिर कलकत्ता, लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई। नवीन भाई की और मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त थी। मैं आइडिएशन पे काम करता था, उनका एग्जीक्यूशन होता था। ग्रेट। तो जब भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में आपके स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं तो आपकी सक्सेस थोड़ी आगे बढ़ जाती है, मतलब जल्दी मिलती है, काम जब फास्ट हो जाता है आपका जी। तो बस नवीन के अंदर एक करेज ज़्यादा है, मेरे अंदर प्लानिंग का थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है। तो बस वो एक ऐसी केमिस्ट्री मिली कि वो बस देखते ही देखते, तो जो भी हमारे कस्टमर थे, जो भी जिनसे हम काम करते थे, वो ही हमारे को अलग अलग शहरों में लेके गए। अच्छा। हमारे को आप हमारे शहर में इसमें काम आ गया मेरा, यहाँ काम करो। अच्छा। फिर वो कहले जी यहाँ भी काम करो, वहाँ भी करो। ओके। तो अभी भी हमारे जो इंडिया में आप यदि टॉप 100 बिल्डर्स की या कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी की, तो मोर देन 60-70% कंपनियों से हम काम करते हैं। तो वही हमारी सुपर पावर है। आज तक बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे हमने काम नहीं किया, मैंने खुद ने, ना नवीन ने किया, बट वो काम से ही काम मिला हमारे को। ओके। तो वो सेटिस्फाइड क्लाइंट थे जो हमारे, जो हमने ईमानदारी ट्रांसपेरेंसी से काम किया, तो वो हमारी पावर बनी। और उसको देखते देखते फिर वो कुछ नया बड़ा करना है, अलग करना है। फिर कुछ आप जब कुछ बड़ा बोलते हैं तो आप कमिटेड हो जाते हैं। जब हमने विंटर्स ब्रांड लॉन्च किया था जी 2014 में जी, तो ऐसे मैंने बोला कि आज हम ये लॉन्च कर रहे हैं और हरियाणा, इंडिया के अलग अलग कोने में हम सेवा देंगे। और मैं ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी 25 ब्रांच हमारी हों,
और अलग अलग कोने में हम इंडिया की सप्लाई दे पाए, इंडिया को सर्व कर पाए। यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेज आपने दे दिया। हाँ, तो वो बस वो बार बार उसको फिर हम बोलते रहते थे बीच बीच में। जी। गांव में भी होते थे तो ऐसा करते थे, ओ देखना एक दिन हमारे पूरे इंडिया में काम होगा, पूरा एक सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम चलेगा भाई का, फोन करेंगे तो काम हो जाएगा सबका। ऐसे बचपन में बड़ी बड़ी बातें पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग होता है ना। वो ऑफ कोर्स होता है, तो ऑफ कोर्स होता है। ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन है जो बहुत नेगेटिव है अपने लाइफ में, हमेशा अपने बारे में ही नेगेटिव बोलते हैं। ना, ये तो अरे मेरे तो टाइम खराब चल रहा है, अरे मेरी जिंदगी खराब है, अरे मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो खुद के लिए ऐसा बोलते हैं। ये तो मैं तो इसके बिल्कुल स्ट्रांगली खिलाफ हूँ। आपकी हर स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति होती है जी, कुछ ना कुछ तो उसमें पॉजिटिव होता ही होता है। हमारे दोनों भाइयों की लड़ाई भी होगी तो मैं लगेगा अरे बढ़िया, प्रेम बढ़ेगा हमारा, मतलब क्योंकि सबके मन की निकल गई और उसमें से कुछ ना कुछ हर बंदा सीखता है सिचुएशन में कि ये सिचुएशन दोबारा ना बने। तो फिर आगे बढ़ते हैं। और इंसान को हर टफ सिचुएशन ने कुछ अच्छा ही सिखाया है। हमारे तो हर आपदा में अवसर हमने ढूंढा हमेशा, ओड्स में ही हमारे को अपॉर्चुनिटीज मिली जी, तो वही हमारे को यहाँ तक लेके गई, यहाँ तक बस मजे से आगे बढ़ते रहे। हमने प्रोडक्ट लाइन भी ऐसी ऐड करी, पहले फट्टेबल्ली से एमएस स्टील में आए, सेल करने से फिर रेंटिंग में आए, रेंटिंग से फिर हमने एल्यूमिनियम शुरू किया, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम रेंटल भी। मार्केट की जो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम है जो आपकी इंडस्ट्री में और कोई नहीं कर पा रहा, आप उस प्रोडक्ट को या सर्विस को ऐड करते चले जाओ। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या बैकवर्ड इंटीग्रेशन, या तो आप अपने वेंडर वाला काम शुरू कर दो, अपने अंदर ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लो, या कस्टमर वाला काम शुरू कर दो जिसकी वजह से वो परेशान है जी। और जब अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को आप सोल्व करते हो, मैंने विवेक बिंद्रा जी से सुना था, मैंने उनके उस प्रोग्राम को भी अटेंड किया था, लीडरशिप फनल को, तो उसमें एक बात को मैंने पकड़ा कि आप अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व कर दो, कस्टमर आपके लिए आपको अपना हो जाएगा। हाँ, तो बस उस बात को पकड़ के चला मैं। 2017-18 में मैंने सुनी थी लाइन। अच्छा। फिर हमने उसके बाद फिर जो भी मार्केट की नीड्स होती, जो भी प्रॉब्लम्स होती, इस पे काम करते गए हम। क्या बात, आगे बढ़ते गए। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स रही शुरुआत में, बचपन में, गांव में, अगर आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती उस वक्त और आपके ऊपर मानसिक तनाव नहीं होता फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए, तो क्या आपको लगता है आप यहाँ पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। आपकी सक्सेस आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, तो आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना अपनी लाइफ से। तो आपका सक्सेस सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है और आपके लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आपको सक्सेस की तरफ भी ले जा सकता है। हम अपने जब आप बोलते हैं ना कि आप सक्सेसफुल हो, तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ उस टाइम पे, मैं मानता ही नहीं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, अभी बहुत बड़ा करना है। इसका एक तरीका और भी है, आप अपनी हर अचीवमेंट्स को एक माइलस्टोन मानो और जैसे वो हासिल हुई आप उसको और बड़े लक्ष्य दे दो। राइट। अभी जैसे मैं अभी भी बोलता हूँ कि कैनविन फाउंडेशन की केस स्टडी यूएसए की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी बच्चों को। क्या बात है राइट। तो बहुत बड़ा चेंज है वो। तो ऐसा एक लक्ष्य रखते हैं बड़ा कि जैसे रेड क्रॉस और ये सारी ये जो काम इंडिया में कर रही हैं बाहर की कंपनियां, बाहर की एनजीओ, तो एक दिन कैनविन फाउंडेशन भी की सेवाएं भी विदेशों में चलेंगी। बहुत बढ़िया। तो ऐसे बड़ी बातें बोलते रहो जी, यूनिवर्स को एक साइन देते रहो, बट उसमें देने की सोच प्रॉब्लम से आप आगे पॉजिटिविटी और ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं जब लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो। अच्छा, आप बात करते हैं कैनविन फाउंडेशन की। आपने बिजनेस में अच्छा काम किया, लोगों को रोजगार दिया, वो सब बढ़िया लगा। उसके बाद कोविड के दौरान मेरी आपसे बात हुई थी और आपने बोला था कि मैं सोच रहा हूँ एक फाउंडेशन बनाने का जिसमें माता जी के याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए लोगों के लिए कुछ ऐसा मेडिकल लाइन में काम करूं जो परेशानी झेल रहे हैं उनकी मदद कर सके। और आपने बोला, पहले बार हमने उसकी वेबसाइट भी बनाई थी, उसके बाद फिर चला कार्यक्रम, और आज कैनविन फाउंडेशन का जो आरोग्य धाम आपने बनाया है, मैं तो आ चुका हूं, देख चुका हूं, हजारों लोग वहां बैठे हैं और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे टेस्ट कराना, उनको ट्रीटमेंट दिलाना, ये बहुत बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि ये आइडिया कैसे आया और ये अभी आगे का क्या प्लान है इसके साथ। इसमें मेरे इसी बातचीत के दौरान आपको दो बातें बताई कि हमारा ना कुछ बिजनेस में कुछ पैसा हमें चैरिटी के लिए निकालना चाहिए। तो पहली सोच तो वही थी कि बिजनेस बढ़ेगा, उसका कुछ पैसा हमें सोसाइटी को वापस चैरिटी के तौर पे देना है। ये शुरुआत से था हमारा, हम शुरू से करते भी थे, थोड़ा करते थे तो थोड़ा दान दे पाते थे। तो बिजनेस जैसे जैसे बढ़ा तो बस वो था कि कुछ सोसाइटी को देना, बट
दिमाग में ये थी कि कुछ ऐसे विषय पे काम करें जो समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। बहुत बढ़िया। तो वो प्रॉब्लम फिर हमारे घर में ही आ गई। माता जी को कैंसर हुआ 2015 से 18 दिसंबर 2018 को माता जी बस सर्वलोक चले गए। तो फिर उस दौरान फिर लगा कि यार इस पे कुछ काम करना चाहिए हमें। और उस दौरान मैं भी सर्च करता था माता जी की कोई ऐसे एनजीओ जो हमें हेल्प कर दे, जो एटलीस्ट हमें ये बता दे कि भी ये ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, सेकंड ओपिनियन दे दे भी इसका कौन डॉक्टर अच्छा है। अब राहुल भाई भगवान ना करे, मतलब एक बात हम सोचते हैं कि किसी भी के भी घर में कोई प्रॉब्लम आती है मेडिकल तो ढूंढेगा डॉक्टर कौन है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इलाज कहाँ होगा, सस्ता इलाज कहाँ होगा, जी। मैं कोई लूट तो नहीं रहा हूँ कहीं, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, गलत दवाइयाँ तो नहीं चल रही है, कोई फंडिंग का कोई हेल्प कर दे, ऐसा देखते हैं हम आमतौर पे। तो बस इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए मैं निकला जी। तो हमें लगा कि बहुत ज़्यादा उत्तर नहीं है तो कुछ ना कुछ लोगों के हम आंसर बन सकते हैं। हाँ। तो बस वो एक शुरुआत हुई। मेरे बहुत 3 साल बीमारी के दौरान मेरे कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। वाह। तो मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर हरि गोयल जी, उन्होंने जो माता जी का ट्रीटमेंट किया था उन्होंने इस फाउंडेशन का नाम दिया कैन से कैंसर, विन से विन, कैंसर पे जीतना है। वाह। उसके बाद फिर ये विंटस हमारी कंपनी का नाम है तो इसी ने मेरी कंपनी को इसको एनजीओ को फंड किया था। तो उसमें उनकी वो बस कैन से फिर एक सोशल मैसेज भी हो गया कि वी कैन विन। क्या बात तो है। हम हौसला दें कि हम जीत सकते हैं, हम हौसला रखें कि हम जीत सकते हैं। फिर हमने इसको कैंसर पे काम ना करके एक यूनिवर्सल हमने सोच रखा कि क्योंकि हर हेल्दी रहना है, कैंसर बने ही ना इसके लिए हमें हेल्दी रहना जरूरी है जी। तो हेल्थ अवेयरनेस पे फिर हमने यूट्यूब चैनल बनाया। सबसे पहले एक ही शुरुआत की थी बस कि देने की भावना हाँ से। बस वही है कि लोगों के जो फीडबैक्स हैं कैंसर से कैसे ठीक हुए उनके फीडबैक्स को गैदर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। बट अब सोशल अवेयरनेस के लिए प्लेटफॉर्म शुरू किया। फिर जैसे जैसे अंदर घुसे, एक हॉस्पिटल से टाइप हुआ आर्टेमिस से, फिर 5 हॉस्पिटल से हुआ, डिस्काउंट लोगों को दिलवाने लग गए। ये मार्च 2019 की बात है जब हमने ये शुरुआत की थी कैनविन फाउंडेशन की। ओके। और दिसंबर में या 2020 में कोरोना हमारा आ गया। तो फिर वो कोरोना के दौरान फिर हमारे को एक मिशन मिल गया जी। कुछ उस टाइम बहुत ज्यादा और स्ट्रांग हो गया उद्देश्य, अब दिखा कि और ज्यादा परेशानी है यार। फिर मौका भी मिल गया काम करने का। फिर मैंने मतलब वो सेकंड वेव में तो बहुत सेकंड वेव में तो मैंने देखा है आपने ऑक्सीजन के लिए इतनी मारामारी हुई। बैंक बनाया, सिलेंडर बैंक आपने बहुत मदद की मैंने लोगों वो को। सिलेंडर मंगवाए मैंने छत्तीसगढ़ से, गैस हम वहाँ उत्तराखंड से भरवा के आते थे। और ऐसा एक बैंक बनाया, पूरे गुड़गांव के 8 जोन बना के उसमें अपनी टीम छोड़ी। एक सेंट्रलाइज हमने कॉल सेंटर बनाया। डॉक्टर्स का हमने 84 डॉक्टर्स का पैनल बनाया हमने। 24/7 फ्री कंसल्टेंसी कि आपको कोई भी लगता है, दवाइयाँ घरे में पहुँचाई, जो जैसी जैसी तकलीफ आई वैसे वैसे काम किया। तो एक एक्नोलेजमेंट मिल गई शहर की तरफ से। एक डॉक्टर्स का पैनल बनाया, नर्सिंग की टीम हमने उठाई, जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट गुड़गांव था उसके साथ मिलके कोरोना टेस्ट, उसके बाद वैक्सीनेशन कैंप्स, उसके बाद फिर और मतलब ऑक्सीजन बैंक, प्लाज्मा बैंक पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे ज्यादा हमने डोनेशन करवाया। करीबन 700 डोनेशन थी, लोगों की जान बची। वाह। वो फिर कॉन्फिडेंस आता चला जाता है आपके अंदर। हाँ। वो कोरोना का टाइम और भगवान नए दोबारा ना आइडियाज भी दिखाए। आते हैं कि और कहाँ पे कमी है, कहाँ इम्प्रूव करना है। फिर अपना एक खुद का पॉलीक्लिनिक होना चाहिए, 100 रुपये पर्ची में इलाज करें। हर चीज से सीखने की एक आदत भी रही मेरी शुरू से। मतलब मेरी डायरी मेकिंग, मेरी कुछ ना कुछ डायरी वायरी साथ चलती रहती है। अच्छा। हाँ, एक डायरी एक पेन मेरे पास हमेशा मिलेगा। ओके। तो ये रखता हूँ मैं। कुछ आइडिया है कुछ उसको भी उसी आया, समय कुछ ध्यान भी चीज में आई, हाँ। विचार आया उसको लिख लिया। मेरे को कोई गिफ्ट देता है तो सबको पता है कि इनको डायरी पसंद है। तो मेरी डायरी देखो, ये भी थोड़ा अलग तरह की डायरी है। अच्छा। तो इसमें बस मेरी एक ही गिफ्ट है, मेरा एक ही शौक है बस ये डायरी। मेरे पास क्या बात है, क्या बात। हजारों डायरी होंगी। वाह। तो मेरे पास जब मैं 2009 से 2008 से जब काम शुरू किया था, तब से मेरी डायरियां करीबन ऐसी भरती गई आगे ऐसी। तो बस वो सीखने की जो आदत थी जी, उसने भी बहुत कुछ लाइफ में चेंजेस दिए। तो मैं बायस नहीं था किसी के लिए। मैंने आम आदमी पार्टी के से देखा, मोहल्ला क्लिनिक से मैंने सीखा कि यार ये बहुत बड़ी जरूरत है जी। फिर हमने अपना एक पॉलीक्लिनिक बनाया, 5 पॉलीक्लिनिक हैं। वाह। फिर उसमें जो 1000 की ओपीडी होती थी उसको हम डिस्काउंट करके 700 पे लेके आए। फिर देखा कि यार 700 नहीं, छोटे हॉस्पिटलों से टाइप किया, जब 500 की ओपीडी को हम 300 पे लेके आए। फिर मैंने सोचा कि 300 भी जिसके पास नहीं है वो क्या करे। फिर अपने पॉलीक्लिनिक में 100 रुपये ओपीडी रखी। ओके। फिर उसके बाद वो मॉडल चल गया फिर हमारा। फिर लगा कि यार सिर्फ ओपीडी से काम नहीं होगा, एक सेंट्रलाइज हॉस्पिटल होना चाहिए जी। आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड विंटस कंपनी जिन्होंने वो हॉस्पिटल बना के दिया जी कैनविन को। वो हॉस्पिटल विंटस का ही है, उसकी बिल्डिंग है जी। तो वो फिर हमने कैनविन को लीज पे लेके उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया।
हाँ, तो फिर वो बस अब भगवान की दया से करीबन 3.5 लाख यूनिक फैमिली, करीबन 7.5 लाख लोगों तक हम अपनी सेवा पहुंचा पाए हैं ओपीडी के माध्यम से। और करीबन डायलिसिस 10,000 हो चुकी, 10,000 आईपीडी, कोई 7,000 के आसपास ऑपरेशंस, 3 ऑपरेशन थिएटर हमारे वहाँ पे, वाह, सारी तरह के एमआरआई, सीटी स्कैन, बहुत डिस्काउंटेड आईसीयू है, 10 बेड का आईसीयू है, 24 बेड हमारे रूम्स के हैं, फिजियोथेरेपी 100 रुपये में, डेंटल फैसिलिटी 100 रुपीज़ में, ENT सब कुछ। मतलब आप जो सोच सकते हो, किडनी के डॉक्टर, लीवर के डॉक्टर, आपके कैंसर के डॉक्टर, वहाँ 100 रुपीज़ ओपीडी में, 100 रुपीज ओनली। हाँ, मतलब सेवा भावना से कमाने का बिल्कुल उद्देश्य ही नहीं है। उसमें पैसे लगते ही हैं। वो फंड सारा हमारा विंटस कंपनी मंथली देती है, जो भी हमारे पैसे टूटते हैं उसमें विंटस ही उसको आगे बढ़ा रही है। तो आपने भगवान को पार्टनर बना लिया अपने बिजनेस में। उसमें एक और था, जब मैंने ये हॉस्पिटल शुरू किया तो हमने एक एल्यूमिनियम का बिजनेस शुरू किया, जिसमें नवीन वो नहीं था, विलिंग नहीं था कि हम नया प्रोडक्ट शुरू नहीं करेंगे, एल्यूमिनियम फॉर्म तो मैंने कहा यार नवीन, मेरी इच्छा है करने की, मुझे लगता है कि मुझे कैनविन में खर्चा बढ़ रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि खर्चा बार की बार अलग प्रोडक्ट से काम करके करो। तो वो करा, तो उसमें से संकल्प था कि इसमें जो कमाएंगे कैनविन में लग जाएगा जी। तो वो कैनविन भी चला और विंटस भी, एक वो काम भी बढ़ गया। वाह, क्या बात है। देने की भावना से अगर करना चाहे तो ग्रोथ होती है। नया नाम भी मिला हमें, पहचान भी मिली बिजनेस में भी, और उसके पैसे से वो ठीक चल रहा है, मतलब बढ़िया। बस वो धीरे धीरे फिर चीज़ें बढ़ती हैं, फिर चीज़ें कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। नवीन पॉलिटिकली एस्पिरेंट हो गए 2019 में कि चुनाव लड़ना है, फिर उसके बाद फिर जिम्मेदारी और ज़्यादा आ गई कि शहर में और ज़्यादा सेवाओं को बढ़ाना है जी। कि सिर्फ वोट मांगने का काम नहीं करना, पहले सेवा देनी, सेवा भावना दिखना चाहिए कि हम जब सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है, तब हम इतना करने की इच्छा है, तो बाद में हम क्या करेंगे। तो फिर वो बस केवल हेल्थ ही क्यों, फिर महिला कौशल सेंटर बनाए कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट है। घर चलता है महिला से, महिला एम्पावर होगी तो सोसाइटी एम्पावर होगी जी। तो फिर महिलाओं को सिलाई का कोर्स, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, और ये सारे हमने शुरुआत की। अब करीबन 2,500 फीमेल्स को हमने एम्पावर किया, वहाँ पे 3 सेंटर बनाए। फिर हमने देखा कि यूथ आज डायरेक्शनलेस है, नशे की तरफ जा रहा है, स्किल पे ध्यान नहीं दे रहा। फिर हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया, रोजगार सेंटर ओपन किया, तो उसमें 1 महीने का कोर्स कराते हैं और नौकरी लगवाते हैं। तो करीबन 1800 यूथ को हमने पिछले 1-1.5 साल के अंदर नौकरी लगवाई। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको एक सेतु बनना है, आपको एक ब्रिज बनना है। भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कई लोगों की मदद और कई लोगों का भलाई करने के लिए, तो वो अपने आप ही हो जाता है। आप अच्छी सोच रखो, थोड़ी कोशिश करो, तो आपके पास कोई बंदा ऐसा आएगा, वो आपके प्रोजेक्ट को आगे अपने आप लेके चल पड़ेगा। हम कई बार देखते हैं शुरुआत करनी होती है सिर्फ। हाँ, बस शुरुआत करनी होती है, आपको एक फर्स्ट स्टेप लेना होता है। और आपने भी बोली है बैठते हुए कि चलते रहो बस, आप रुको मत। आप अपने विजन पे, आप कुछ भी कर नहीं पा रहे तो उसके एटलीस्ट बुक में पढ़ लो, अच्छा यार ये काम था मेरा, भगवान जी कराना। फिर जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको अच्छे अच्छे लोग मिलते जाते हैं। मैं कोई बंदा मुझे कहे ना कि मुझे मिलना है, मैं मना नहीं करता। मुझे लगता है कि भगवान भेज रहा है इसको, कोई ना कोई विचार देके, तो वो लोग आते हैं, मुझे कुछ ना कुछ सिखा के चले जाते हैं या मेरे काम में आसानी लेके चले जाते हैं। तो फिर मुझे अच्छी टीम मिली। मेरी टीम में डॉक्टर मोनिका सांगवान जी है, जो पूरे प्रोजेक्ट को लीड करती हैं। तो वो उनका अच्छा अपना एक एटीट्यूड है, सेवा भाव की सोच है, पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं। आज कैनविन फाउंडेशन में भी हम देखें तो 450 के आसपास लोग काम कर रहे हैं, 122 डॉक्टर काम करते हैं। 122 डॉक्टर? हाँ, 3,000 सच्चा साथी का हमारा एक परिवार है जो वॉलंटरली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें लाइफ को होलिस्टिकली जीना है, हर विषय पे जीना है, हम अपने आप को लिमिट ना करें। हमने कैनविन फाउंडेशन में हमने हेल्थ पे काम किया, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, अभी रोजगार पे, यूथ पे काम किया। एक लोगों में धर्म की भावना जागृत हो, इस पे हर घर सुंदरकांड माध्यम से हमने एक संकल्प लिया कि राम मंदिर बन रहा था उस टाइम, तो इसका था कि इसमें जो भी पैसा इकट्ठा होगा सुंदरकांड में, तो हम ये पैसा जितना इकट्ठा होगा इसमें जो चढ़ता है चढ़ाव में, वो पैसा हम राम मंदिर में देंगे। तो करीबन 35 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। हमने 1008 सुंदरकांड के पाठ कराए। क्या बात है। तो उसमें मान लो 25 घरों की भी हम एवरेज माने, 25 घर एक सुंदरकांड पाठ में आए होंगे, तो वो 25,000 फैमिली तक हमने धर्म का प्रचार किया। क्या बात। और उसमें भी हम अप्रिशिएट करते थे उनको जो अपने जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे करवाते थे। एक ऐसी झुग्गी झोपड़ी में एक ऐसा सुंदरकांड का पाठ कराया, वो कह रहे कि हम सोच ही नहीं सकते। वो उनके आंसू टपक रहे थे कि मेरे बच्चे के जन्मदिन पे ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो हम वो 4-4.5 रुपये एक सुंदरकांड पे खर्चा हुआ करता, वो कैनविन भुगतता था। वो हमने टीम ऐसी बल्क में
3-4 पंडितों की टीम ऐसी बनाई। कैनविन धर्म के प्रचार में भी काम करता है। उसके बाद हमने लोगों में सोशल वेलफेयर के लिए उनके अंदर एक अच्छा वो गुण आए उनके अंदर कि वो सोसाइटी के बारे में सोचे, तो लोग सोशल बने। इसके लिए हमने एक ड्राइव चलाया, कैनविन सच्चा साथी ब्रिगेड, कि आप यदि सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़िए आप। हमने उनको टैग दिया, आई कार्ड बनाया उनको अपने साथ जोड़ा। तो अब अलग अलग कोने में गुड़गांव के हमारे वो ट्रेंड अच्छी तरीके से वो स्किल्ड सोशल वर्कर हैं, जिनको हम अपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये बताते हैं कि जी केवल अपने बारे में सोचना नहीं, हमें सोसाइटी के बारे में सोचना है। तो उनका बड़ी बात बोली उनका इम्पैक्ट केवल आ अपने रहा बारे है, में नहीं सोचना, सोसाइटी के बारे में इम्पैक्ट आ रहा है उसका हमारे गुड़गांव में। अब हम एरिया वाइज, कॉलोनी वाइज हमारे 15-20 वॉलंटियर्स हमारे वहाँ पे रहते हैं, तो वो चाह के भी गलत ना करते ना होने देते, जो नियमित अपने रूटीन से हटके भी सोसाइटी के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं वो। और मैंने उनको एक बात और कही कि ये जरूरी नहीं है कि कैनविन सच्चा साथी ब्रिगेड है तो आप कैनविन से ही जुड़ो, आप किसी भी संस्था से जुड़ो, बट उद्देश्य यही है कि समाज के लिए हम काम करें। वाह। तो आप 10 संस्थाओं से जुड़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मेरे फॉलोअर नहीं बनाने, मुझे मेरे फॉलोअर नहीं बनाने। मुझे ये नहीं कि मैंने बोला वही काम करो आप, बट हित इतना होना चाहिए कि सोसाइटी के बारे में हम सोचें। विषय आप कोई भी है, आप अपनी एनजीओ बनाइए, आप अपनी कोई सोसाइटी बनाइए जी, आप अपने कोई मिशन पे काम करिए जी, बट अपने अलावा हमें परमार्थ के लिए भी सोचना है, स्वार्थ के अलावा परमार्थ के लिए सोचना है। तो बट वो देखते देखते वो बस एक अच्छा एक मिशन बन जाता है। अभी एजुकेशन पे भी हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से काम कर रहे हैं, बट हमारा विषय थोड़ा छूटा हुआ है वो। तो मुझे लगता है कि आपको होलिस्टिकली लाइफ को जीना है, आपको सेल्फ, सोसाइटी, नेशन, धर्म, संस्कृति, इन सारे विषयों पे रोज काम करना है। आपको कोई अछूता नहीं छोड़ना, आपने रोज काम करना है, थोड़ा ही सही लेकिन करना है। हाँ, आपने अपने समय और साधनों का, पैसों का थोड़ा उपयोग वहाँ पे करना है। बहुत आपके पास जो भी है, ऊर्जा है, टाइम है, आप पैसा है आपके पास, यू मस्ट बी कंट्रीब्यूटर। कि अभी एक आम आदमी के जीवन में इतने प्रकार की परेशानियां हैं, महंगाई बढ़ रही है, जो भी है, रोजगार वैसा नहीं है, तो किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है कि एक तरफ तो बुलेट ट्रेन बना रहे हैं हम, और दूसरी तरफ एक ऐसा भी समाज है जो कि उसकी आमदनी महीने की बहुत कम है। ये मेरा है कि ना राहुल भाई, अपार्ट फ्रॉम ऑल पॉलिटिक्स एवरीथिंग, एक बड़ा कंसर्न है मेरा ये कि आज है ना ये तो अमीर और गरीब का फैसला बहुत बढ़ता जा रहा है। आज एक बहुत बड़ी ट्रैप में हम फंसते जा रहे हैं। आप क्रेडिट, आपका एक क्रेडिट डेब्ट्स जो आपका बढ़ता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है हर परिवार पे। आप कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं, और फिर जब आप उसको सहन नहीं कर पाते तो फिर आप नशे की तरफ चले जाते हो। फिर नशे में जब आप इतने ज्यादा लत हो जाते हो तो आप सुसाइडरी या जिम्मेदारी लेना छोड़ देते हैं, फिर आप अपराधी बन जाते हैं। अपराधी बनते हैं आप। हाँ जी। तो अपराधी एक बनता है, बट वो सारी सोसाइटी को खराब करता है। तो ये ट्रैप हमारा बहुत बड़ा ट्रैप है, इसमें हम फंसते जा रहे हैं। और मुझे तकलीफ का विषय लगता है कि जो हम डेवलपमेंट की महिमा मंडल कर रहे हैं कि वी आर बीइंग डेवलप्ड या डेवलपिंग होते जा रहे हैं हम, तो मुझे लगता है कि दिस इज सो कॉल्ड डेवलपमेंट, दिस इज नॉट रियल डेवलपमेंट। जब एक परिवार हर विषय पे आगे बढ़ेगा, हर विषय की बात कर रहा हूं मैं जी, चाहे वो हेल्थ है, हैप्पीनेस है, आपकी घर में धर्म की भावना है, आपकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, आप नेशन के लिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूटर हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं धर्म के बारे में, बट समवे या तो हमें ऊपर से मोल्ड किया जा रहा है या अपना यूज हो रहा है, ऐसा मुझे कई बार लगता है। और अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, गांव में टियर 2 टियर 3 सिटीज में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हर घर में बच्चे इंजीनियरिंग करके, ग्रेजुएशन करके और अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। चपरासी के वैकेंसी के लिए पीएचडी वाले फॉर्म भरते हैं इंडिया में। ऐसा नहीं कि चपरासी की नौकरी खराब है, बात यह है कि जो इस काम के लिए नहीं, आपने पढ़ाई की, आप रिसोर्स हो बहुत बड़े डेवलपमेंट के काम करने के लिए, और आप वो काम मत करो ना, उस काम को करने के लिए ऑलरेडी हैं जो उतने ही क्वालिफाइड है, जो उसी काम के लिए एलिजिबल है। मुझे लगता है ये हमारे को ना बना दिया गया। मतलब बहुत सारी पॉलिसी हमारी केंद्र सरकार की बहुत अच्छी हैं, बट मुझे लगता है कि एक तकलीफ का विषय क्या हुआ कि हमारी पार्टी, जिसमें हम अपनी पार्टी ही बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फॉलोवर भी हूँ, बट कहीं ना कहीं हम अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा भूलते जा रहे हैं। भूल रहे ये जो बोलते हैं ना, रेवड़ी बांटने वाली जो प्रथा थी, जो अलग अलग अपोजिशन पार्टी को बोलती थी। हाँ, जब आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया था यहाँ पे, तो ये बोलते थे ये गलत दिशा में लेकर जा रहे देश को, बट हम भी तो वही उसी दिशा में चल पड़े। तो हमने उसके बताए हुए आइडिया को फॉलो किया और फोर्स किया, दिख ही रहा है सब।
हाँ। तो ये चीज गलत है कि हम लोगों को कर रहे हैं कि आप काम मत करिए, आपको वैसे ही मिल जाएंगे पैसे, अनाज मिल जाएगा अकाउंट में, 10,000 आ जाएंगे तो महीने ये चीज गलत है। देश बहुत गलत दिशा की तरफ इस विषय पे जा रहा है। इस विषय पे एटलीस्ट बाकी और पॉलिसीज अच्छी हैं, लेकिन ये कुछ पॉलिसीज हैं जिसको कम करना चाहिए, और लोगों को बजाय के मुंह में खाना खिलाने को उसको कमाना सिखाना चाहिए। हाँ, तो वो आई थिंक कि दैट इज द सॉल्यूशन। उसका एक सॉल्यूशन यदि मैं देखता हूँ, जी, एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, आपका प्रश्न भी शायद होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है फिर जी। तो मुझे लगता है कि जो हमारी एजुकेशन है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। जो हमें स्किल लगता है स्किल बेस्ड हमारे को एजुकेशन, संस्कारित स्किल, हाँ, संस्कार अपनी जगह हो, हाँ, स्किल जो हमारे कल्चर को भी कंटिन्यू, परंपरा को संभाल कर रखे। हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ भी चले गए हैं और वेस्टर्न वाले हमारे संस्कार को लेकर जा रहे हैं, ये जो वो फॉलो करते हैं। कहा जो डेवलपमेंट को हमने जो कंक्रीट के जंगल बनने को डेवलपमेंट मान लिया, बड़े रोड आने को डेवलपमेंट मान लिया, मुझे लगता है कि दैट इज नॉट द रियल डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। ये आज जितने गांव कनेक्ट हो रहे हैं उतना ही शहरीकरण वहां तक पहुंच रहा है, उतना ही हमारा कल्चर खराब हो रहा है। कल्चर खराब। तो आप देखिए, जब हमारे साधन कम होते थे, राहुल भाई आप पीछे जाना, गांव में साधन कम थे, खुशहाली थी, बैठते थे, बात थे, चौपाल में बैठे हैं, बातचीत हो रही है, लोग हर पर्व त्योहार में एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, साथ में मना रहे हैं त्योहार। आज तो व्हाट्सएप पे त्योहार मनाए जाते हैं, बस वही हो गया। अब वो पैसे को इतनी ज्यादा अहमियत मिल गई। अब मान लो गांव में हमारे गांव कनेक्ट हो गया, वहाँ इंडस्ट्री लग रही है, मान लो एक देख रहे हैं अभी एक डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा में इंडस्ट्री लगेंगी, तो इंडस्ट्री लगेगी तो वहां पे भी लोग वही सो कॉल्ड पैसे के चक्कर में पड़ेंगे, जमीनें बिक जाएंगी, महंगी महंगी जमीनें रहेंगी नहीं। जिसके पास पैसा आ गया वो नशे में चला जाएगा, नशे में चला जाएगा तो वो नशे में पैसा खत्म हो जाएगा, तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। और दिस इज स्टोरी ऑफ 70% 80% फार्मर्स, जिसकी जमीन बिकी उसके पास अगले 10 साल बाद कुछ नहीं था। ये गुड़गांव नोएडा जितना विस्तार हुआ, ग्रेटर नोएडा, सबने जमीन लेकर करोड़ों तो आ गए, लेकिन फिर वो खत्म हो गए, ऑडी BMW में निकल गया सब। तो दैट इज नॉट द ना ऑल द कुछ बचा ही नहीं ना उसके हाथ में, कल्चर उसने खराब कर लिया, गलत आदतों में वो चला गया, तो पैसे का मिसयूज होने लग गया। मुझे लगता है कि इस पे हम सभी को काम करने की जरूरत है। रिसेंटली आपने लास्ट हरियाणा के चुनाव में नवीन भाई ने उसमें अपना योगदान दिया, इलेक्शन में वो खड़े भी हुए थे, निर्दलीय के तौर पे खड़े हुए थे। पहले तो बीजेपी के ही कार्यकर्ता रहे हमेशा, बहुत सारा आपने पहले भी काम किया, मैंने देखा सफाई अभियान में लगे तो पूरे गुरुग्राम को आपने साफ कर दिया, गली मोहल्ले को, और आपके वॉलंटियर्स भी हर एरिया में जा के करते थे, एजुकेशन पे इतना सब कुछ काम किया। तो अभी उसमें भी बहुत अच्छा, जब निर्दलीय उन्होंने कॉन्टेस्ट किया तो उसमें बहुत बड़ा जन समर्थन मिला। ये बहुत बड़ी बात है कि सेल्फ फेस पे जब इतना जन समर्थन मिला, तो अगर बीजेपी का टिकट मिला होता तो ऑब्वियसली वो विनिंग कैंडिडेट थे ही। तो आगे इसमें आपका क्या प्लान है? पॉलिटिक्स में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं समाज सेवा के लिए? बिल्कुल राहुल भाई, क्या है कि जैसे लाइफ में मैंने कहा होलिस्टिकली जीना है हमें, तो पॉलिटिक्स लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैं आपके माध्यम से हमारे इंडिया के हर युवा को ये बात स्पेशली कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम पॉलिटिकली थोड़ा साइलेंट होते जा रहे हैं, कि हम अपने आप का करियर पॉलिटिक्स में नहीं देखते हैं, तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। देश को सुधारना है, आप कुछ करना चाहते हैं, खासकर जो हमारे यूथ में कोई सोशल थोड़ा सा है इनसाइट्स हैं, तो उसको जरूर राजनीति में आना चाहिए। ये भी मेरा खुद का बिलीफ बनने में मुझे 7-8 साल लग गए। नवीन भाई में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गुण हैं, लोगों की समस्या सोल्व करना, IAS IPS से, एडमिनिस्ट्रेटर से उनके रिलेशन बनाना, उनसे उनके बारे में बात करके समाज की समस्याओं पे काम करना, पार्टी के तौर पे आगे बढ़ना। तो हमने 11 साल नवीन भाई ने बीजेपी पार्टी के लिए काफ़ी काम किया, विदाउट किसी पर्सनल उसके इंटरेस्ट के। 2019 में उनके मन में आया कि मुझे पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा आज तक, जब RWA का भी चुनाव नहीं कॉन्टेस्ट किया, बट सीधा ही हमें बड़ा काम करना है, ये हमारी शुरू से सोच रही, बड़े लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचानी है, हमारी शुरू से सोच रही। उसी सोच का परिणाम था कि पॉलिटिक्स में आने का हमारा डिसीजन हुआ, परिवार का डिसीजन हुआ। 2019 में हमने टिकट की डिमांड करी, बट उस बार वी आर वेरी न्यू इन दिस इंडस्ट्री, हमने अपने आप को पॉलिटिकली लॉन्च किया। तो 2019 में टिकट नहीं मिली, हमने सोचा कि कोई बात नहीं, वी वर नॉट डिजर्विंग दैट। बट पिछले 5 सालों में 19 से 24 तक हमारा सिंगल डे राहुल भाई ऐसा नहीं था जिस दिन हमने 18 घंटे
सोसाइटी के लिए काम नहीं किया, मतलब हमारा वो दिखता सुबह है से सर, था। वो सोशल मीडिया तो पे नवीन भाई ने भी सारा एक आता था। अच्छे दिल से, पार्टी ने जो भी ड्यूटी लगाई जी। उस ड्यूटी पे नवीन भाई ने पूरा काम किया। पहले एनवायरनमेंट के लिए, फिर व्यापारियों के लिए जो भी ड्यूटी पार्टी ने दी, जो रैलियां होती हैं उनमें लोगों को लेके आना, खर्च करना, वो सारा हमने किया। और विदाउट कुछ की मुझे क्या मिलेगा। तो 24 में फिर इलेक्शन आया विधानसभा का, तो हमने टिकट डिमांड की और वी वर द फर्स्ट ऑन दैट कि डिजर्विंग कैंडिडेट में जो नाम आता है, तो हमारे पास अच्छा लोगों का एक जन समर्थन था। हमने 3 लाख के आसपास कपड़े के थैले बांटे घरों तक की, उस पे काम हो, घरों में पौधे लगाए, पौधे पर्यावरण के बहुत अवेयरनेस कैंपेन चलाए, यूथ को मोटिवेट किया। टिकट नहीं मिली। तो आजकल ये बड़ा विषय है कि आप जो डिजर्व ज़्यादा करते हैं तो उसको टिकट नहीं मिलती कई बार। तो वो टिकट नहीं मिली तो बस देयर वाज वेरी मायूसी इन आवर होल टीम। तब सब लोगों ने फिर कहा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। तो सेकंड रहे हम, 55,000 वोट आए। बट उसमें मिशन यही था कि कुछ यूनिक काम हम ये करें। बहुत बड़ा नंबर है सर। आपके साथ 55,000 लोग भरोसा करते हैं आपके ऊपर। वो ठीक था और काफ़ी भी था, बट कुछ आखिरी में होता है ऐसा, पॉलिटिक्स का आप शिकार हो जाते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही जो नहीं थी, आपके बारे में मिसगाइड लोगों को कर दिया जाए। तो मतलब हम बहुत जीत के पास से वापस आए, तो ये तो था, दुख का विषय भी है। बट ये एक संतुष्टि ये रही कि हमने 2-3 संदेश सोसाइटी को देने की कोशिश की कि जब आप कुछ करते हैं, आप अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, और वो हक की लड़ाई भी जब लोगों की हक की होती है जी। और जब आपकी बात की सुनवाई नहीं होती, तो आपको आवाज़ उठानी आनी चाहिए। आप जरूर एक फील्ड में आए हैं तो आपने लड़ाई लड़नी चाहिए। और यदि हम पॉलिटिक्स को एक वर्ड में कहें तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो रेज योर वॉइस, जी। तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। तो हमने गुड़गांव के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमने फैसला लिया, एक राजनीतिक करियर को दांव पे लगाया और अपने आप की आहुति दी कि नहीं, हमें लोगों की आवाज़ बनना है। और नवीन भाई ने सबके फैसले से फैसला लिया और हम हार जरूर गए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में जगह है कि वो लोगों के दुख सुख में काम आना है, लोगों के तकलीफ में खड़े रहना है, उसके दर्द को अपना मानना है। जितने भी विषय होते हैं, मैंने जो बताए विषय, हेल्थ का, महिला कौशल, रोजगार, घरों में खुशी है, खुशी के माध्यम से धर्म का परिचय, तो अलग है। तो सोशल वर्क है, उसके पॉलिटिकल वर्क, आपके रोड, बिजली, पानी, सीवर, इंफ्रा के काम, ये सारे कामों में भी हमने कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो कमियां हैं उसको ढक के समाज में कम से कम काम हो। तो आने वाले टाइम में मिशन था कि अफोर्डेबल हेल्थ, जैसे हमने एक मिशन पे काम किया, अफोर्डेबल एजुकेशन, गुड़गांव विकास ट्रस्ट बना के एडमिनिस्ट्रेशन के पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्पिंग एडमिनिस्ट्रेशन हम खड़ा करें, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको काम पे लगाएं, हर डिपार्टमेंट के। तो ऐसे बहुत सारे विषय थे जिस पे हमें काम करना था, बट उसमें थोड़ा अभी डिले हो गया। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है, आज के डेट में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। चाहे वो डिजिटल स्पेस की बात करे, चाहे वो एआई की टेक्नोलॉजी की बात करे, एडवांस बहुत बदलती हुई दुनिया, डिस्ट्रप्शन हो रहा है। कोई भी टेक्नोलॉजी रातों रात किसी एक बिजनेस को ख़त्म कर सकती है। तो आज के डेट में जो बिजनेसमैन स्ट्रगल करते हैं, उनका बिजनेस, कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो सालों साल से मेहनत करे, 5 साल 10 साल वहीं के वहीं रुके हुए। वहीं दूसरी तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई एक युवा या नया जनरेशन आता है, सेम बिजनेस धंधे में आता है और वो 5-10 साल में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है। तो इसमें आपका क्या मैसेज है? डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का, सेल्फ ब्रांडिंग, पीआर, इन सब का आप क्या महत्व समझते हैं? क्या ये फालतू के एक्सपेंसेस हैं या ये बिजनेस के ग्रोथ में एक इन्वेस्टमेंट का काम करता है? ये ना पहले बात सुनती थी, हम आज भी सुनते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। नाम आपसे आगे चलना चाहिए। नाम वो चीज़ है, जब आप सोते हो, आप सो गए, लेकिन नाम आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है जी। तो जितनी भी बिजनेस की इंटेंशंस, आपका भाव, आपकी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, आपकी मार्केटिंग सिस्टम, सारा एक तरफ, ऑपरेशंस और डिजिटल प्रेजेंस, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, डिजिटल साउंड होना, सिस्टम, ये सारा एक तरफ। तो मैं तो हर बिजनेसमैन को ये कहना चाहता हूँ जो ओल्ड तरीके से काम करते हैं, वी शुड अपग्रेड आवर सेल्फ, अपस्किल आवर सेल्फ। और बिल्कुल दिस इज डेफिनेटली वेरी मच इम्पोर्टेंट। इसकी इम्पोर्टेंस को मैंने भी समझा है, तो अपनी कंपनी में भी डिजिटल जो भी चेंजेस आ सकते हैं, जो भी टास्क ऐप है हमारी, जो भी ERP है, सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको अपग्रेड किया है। हम सबको ऐसा करना चाहिए। और जो पुराने बिजनेसमैन है वो कई बार इस बारे में थोड़ा स्टक रहते हैं, अरे क्या है ये 2 दिन के चौचले हैं, फालतू का खर्चा बढ़ाना है, ये टेक्नोलॉजी हमेशा हमारा पैसा सेव करने वाला है। दैट इज नॉट ए एक्सपेंस, दैट इज इन्वेस्टमेंट।
ओके। तो हमारे को पैसा खर्च करते हुए सबसे पहले सोचना चाहिए कि इसके लॉन्ग रन में इसके हमारे बेनिफिट्स होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो एक बार 6-8 महीने लगेंगे आपको अपनी आदतें सुधारने में, खर्च करने में। बट मुझे लगता है कि आपकी बजटिंग सबसे पहले इसकी होनी चाहिए कि आपकी फिक्स पैसा कितना लग रहा है। मार्केटिंग से आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ बहुत फायदा हुआ, आपने किया है। और मैं तो कहता हूँ कि मेरा ना बहुत सारे एक फॉर्मूलेज हैं बिजनेस के, लाइफ के। तो उसमें सिलेक्शन ऑफ पीपल एक बहुत बड़ा मेरा फार्मूला होता है जी। तो मैं शायद आपके पॉडकास्ट पे आपकी तारीफ करूँ तो मुझे लगेगा कि आपने बुलवाया है। बट मैं बोलता हूँ कि मतलब मैंने ऐसी डिजिटल बहुत सारी कंपनियों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम किया। जी सर। बट जिस एथिक्स, मोरल वैल्यूज के साथ ओनरशिप लेके आपकी वेपल्स कंपनी काम करती है, इट्स रियली रिकमेंडेबल। थैंक यू सर। और उसमें आपने एक बात मुझे कही थी और उसी बात की वजह से मैंने आपको काम दिया था जी। और आज ये पहली बार मैं बता रहा हूँ। आपने बुझाया कि मेरा सपना है जी मेरे बिहार के लोगों को मैं वहीं एक बिल्डिंग ऐसी बनाऊं, वहाँ पे लोगों को काम दूं जी। और फिर वहीं के लोगों को मैं डिजिटली पूरी इंडिया से जोड़ूं। जी सर। तो मैंने उस वजह से आपको काम दिया था। आई थिंक आपने जितने पैसे मांगे थे, तो आपने जितने पैसे मांगे उतने ही दे दिए थे मैंने। इमोशन तो मुझे लगता है कि जब आपकी इंटेंशन बिजनेस को लेके भी ऐसी है, जैसे मैंने बताई कि इतने लोगों को काम मिल जाएगा जी, इतने मेरे एरिया के लोगों को ये भला हो जाएगा जी, तो वो काम फिर अपने आप भगवान अपने आप ही चलाता है। और डिजिटली बहुत, क्योंकि बिजनेसमैन को पता ही नहीं होता कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कितना कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। बट आपके यहाँ से चाहिए वो प्रोसेस हो, उसका रेगुलर आपके अपडेट्स जाना हो। अभी आपसे हम काम कर रहे हैं बट मुझे नहीं पता कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, लेकिन अंदर में कॉन्फिडेंस ये जरूर है कि आप अच्छा काम कर रहे होगे। मैंने मेरी टीम से भी नहीं पूछता कि वेपल्स काम कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा, बट मुझे एक अंदर में भरोसा है कि आपने मेरा काम लिया हुआ है तो आप उम्मीद से ज़्यादा मुझे दे रहे होगे जी। और मैंने कभी आपसे काम की बात भी नहीं करी कि मेरा काम कैसा आप चला रहे हो, कर रहे हो। बट आई थिंक कि दिस एथिक्स एंड दिस कमिटमेंट शुड बी विद आवर ऑल द वर्क्स की हम जो भी कर रहे हैं। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने भी अपना पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल वगैरह शुरू किया। हाँ सर, आप बहुत अच्छे मैसेजेस देते हैं अपने इंस्टाग्राम से। बहुत अच्छा। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करें। जहां पे फालतू का कंटेंट बन रहा है लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्यों ना अच्छा कंटेंट परोसना भी हमारी जिम्मेवारी हो। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो मुझे कई बार लगता है कि इसको सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे लोग। मैंने कहा यार अब तो अपना काम करो, सुने या ना सुने। जब ना सुने तो वो ऐसे मेरे लिए पड़ा है। वो एक्चुअली क्या है कि दिस इज फॉर इनर सेटिस्फेक्शन कि यार मैंने करा है, यार मैंने करना है ये। तो कई बार मेरे घर वाले कहेंगे यार तू पागल हो लिया, बावड़ा हो लिया तू, जैसे हरियाणा में बोलते हैं कि सारा दिन कुछ डालता रहता है, कौन सुनेगा इसको। मैंने बोला जिसकी कोई नहीं सुनता वही डालता है उस पर। तो मेरे घर में सुन लिया करो, मुझे वहाँ ना बोलना पड़ेगा। तो मजाक की बात है, लेकिन वो है कि हमें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए और उसमें लगना चाहिए कि शायद किसी एक विचार से किसी का कोई मार्गदर्शन हो, किसी कुछ मिले। आपका हम्बलनेस भी दिखता है सर। हाँ, तो आपके वीडियोज में हम्बलनेस, स्थिरता, सिंप्लिसिटी और वो अचीवमेंट के बाद जहां पे आप 7 स्टार की लाइफ जी रहे हैं और वहां पे आप सो ग्राउंडेड, लोगों को सही गाइडेंस देना, ये अपने में एक बड़ी बात होती है। तो देखो मैंने जो पहले बताया ना कि थोड़ा कोशिश रहती है कि वो चीज़ों को ना छोड़े जिससे हम शुरू हुए थे। आप कितनी भी ऊंचाई छुएं लेकिन आपकी पतंग की डोर आपकी जमीन से जुड़ी होनी चाहिए। तो वो चीज़ें आपकी छूटनी नहीं चाहिए। तो आप अपने आप को अपग्रेड करें, अपस्किल करें, अपडेट रखें, टेक्निकली साउंड करें जी। आप नई नई टेक्नोलॉजी आपके अंदर लेके आए हैं, आपके उद्देश्य लक्ष्य बड़े होने चाहिए बट आपकी कोर वैल्यूज आपकी वही रहनी चाहिए जो मुझे लगता है ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, देने की सोच है। राइट सर। और युवाओं को आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट? कैसे देश को एक अच्छे सभ्य समाज के रूप में हम रिप्रेजेंट करें, सिर्फ डेवलपिंग नेशन और वो लोग नहीं जहां पे लोगों के पास सिर्फ पैसा हो, वैल्यूज कैसे क्रिएट करें ताकि हमारे आने वाली जनरेशन ना प्राउड फील करे कि हम मुझे लगता है कि जो मैंने अभी एक नया मॉडल सोसाइटी को देने के लिए उसकी तैयारी की कि होलिस्टिक जीवन जीना है हमें। होलिस्टिकली हमें अपने आप को रिस्पॉन्सिबली लेके चलना है, हमें जिम्मेदार नागरिक बनना है। आज सो कॉल्ड की हमें आज को जीना है, कल की परवाह नहीं है, परवाह करने वाला बनना है, रिश्तों की भी, आस पड़ोस की भी, धर्म की भी, राष्ट्र की भी। राष्ट्र के बारे में सोचना है। आज यूथ को मैं देखता हूँ या तो नशे की तरफ है या उसका एक ही लड़के का 4 लड़कियों के साथ चक्कर है, एक लड़की का 4 के साथ। मतलब सो कॉल्ड शायद मेरा यूथ मेरे इस बात को पसंद ना करे बट वो शायद मुझको वो करे। बट ये चिंता का विषय है कि हम अपनी फैमिली बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे, कि वो शादी से डर लगने लग गया, हमें रिश्तों से डर लगने लग गया है, हम रिश्तों की जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हम माँ बाप को कह रहे कि तूने ऐसा क्या कर दिया। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करता है, तूने ऐसा क्या कर दिया मेरे लिए।
हाँ, जहां आप ये देखिए कि इस जीवन में सबसे प्योरेस्ट रिश्ता किसका है? माँ बाप का और बच्चों का है। बच्चों का है। क्योंकि रियल भगवान तो वही है जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनकी वजह से जीवन है, पाल पोस कर बड़ा और किया। हम उनके लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि जब हमें लगा कि इनकी यूटिलिटी नहीं है, अब इनका कोई फायदा नहीं है, तो हम छोड़ के भाग जाते हैं। राइट। मैं एक संदेश काम के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए जरूर देना चाहता हूँ। हमें कभी भी जीवन में अपने मनपसंद का काम मिले या ना मिले, बट जो भी काम है उसको मनपसंद हम बना लें, बहुत बड़ी उसके अंदर अपना रोम रोम उसके अंदर डाल दें। जीवन को जीने का एक ही सूत्र है बस ये, बहुत कि बड़ी उसके अंदर बस कोई सेकंड थॉट नहीं। जो काम मिला, जो पोजीशन मिली, उस पोजीशन को अपने होने से बड़ा बना देना। राइट। ठीक है, उस पोस्ट को ही बड़ा बना देना, बिल्कुल। कि उस पोस्ट के आप पर्यायवाची बन जाओ, कि आपकी उदाहरण दे कि यार उस पोस्ट पे वो होता था, उसने ऐसे काम किया। और उसमें भी सबको साथ लेके चलें। किसी के साथ आप ये ऑफिस पॉलिटिक्स, लेग पुलिंग, समर्पण के साथ आप काम करें। जिस भी संस्था में आप काम करते हैं उसको अपनी माने, उसकी बुराई ना करें, उस काम की बुराई ना करें। राइट। तो कई बार हम उसी कंपनी की बुराई करते रहते हैं, अपने बॉस की बुराई करते रहते हैं, हाँ। देश की बुराई करते रहते हैं, परिवार की बुराई करते रहते हैं। तो वो हमारे कैरेक्टर को दिखाता है। हमारा कैरेक्टर बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही तो ये मुझे लगता है कि आज सबको जरूरत है जी। और जो करते हैं उसको बार बार याद दिलाने की जरूरत है। इसकी वजह से, इसके लिए ही फिर ये सारे पॉडकास्ट, विचारों का आदान प्रदान राइट सर, जरूरी है। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत अच्छी बातें आपने बताई है जो मुझे लगता है कि आज देश के युवाओं को मोटिवेट करेगा और एक सही मार्गदर्शन देगा। तो हम उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के और पॉडकास्ट हम जब आपको समय मिले, बड़ी मुश्किल से आपका ये टाइम मिला, कई महीनों से हम लगे मुझे थे भी था कि आज तो जाना ही जाना है राहुल के पास, और काफ़ी दिनों से हो गया पेंडिंग जी। और रियल मैं मतलब इसमें भी मैं आपकी बहुत बड़ाई करता हूँ राहुल भाई, कि मैं मतलब शायद वो मौका रोज नहीं मिलता जी सर, कि आपने भी उस काम को उसी तरह से जिया जो मैंने बोला अभी तक। जितनी बातें मैंने बोली हैं वो उनको आपने जिया है। आप अपने गाँव के बारे में सोचते हैं, अपने काम को आप दिल से करते हैं, अपने क्लाइंट को अपना क्लाइंट समझ के, उसकी कंपनी अपनी समझ के काम करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बुला के, खर्च भी होता है सारे पॉडकास्ट में, टीम में, ये कोई आप पैसा नहीं ले रहे उस चीज़ के लिए, और जो एक युवाओं को संदेश दे रहे हो कि अपनी बात को बुलंद करो, अपने व्यक्तित्व को बड़ा बनाओ, अवार्ड शो करते हो, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी से आप मिलते हो। बिहार के लोग जो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, मेरी भाषा पे पकड़ नहीं है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, और वहाँ के गांव से आप निकल के, और जहाँ आपकी नाक बहुत बड़ी होती है, राजपूत समाज में होनी भी चाहिए, तो वहाँ पे ये हो जाता है कि ये छोटा काम मैं क्यों करूँ, ये काम क्यों करूँ, क्यों ना करूँ। तो इसके कारण बहुत होते हैं, बट आपने उन सारी दीवारों को तोड़ के आप आगे बढ़े हो। तो आप रियल में एक एग्जाम्पल हो। और मैं कहता हूँ कि आपके पूरे इंडिया में, आपके अलग अलग शहर में आपके ऑफिस हों, आपके विदेशों में ऑफिस हों, हाँ, वही देने की भावना है, विदेश में आपके ऑफिस हों, आप अपने बात को दूर तक पहुंचा पाएं, आपके चैनल में करोड़ों के सब्सक्राइबर हों, तो ये गुड विशेस तो हम दे सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू गाइस। यहीं पे ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत बताया गया है उसका एंड नहीं है। इन सिद्धांतों को अगर आप फॉलो करते हैं, ये सर का अनुभव, इन्होंने स्ट्रगल की लाइफ देखी है। हम सब जो लोग जीरो से स्टार्ट करके और एक लेवल तक पहुंचे हैं, उसके पीछे, उनके सक्सेस के पीछे आप सोचेंगे ना कि सिर्फ अलग स्किल था, अलग हार्डवर्क था, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो सिद्धांत है ना, मूल सिद्धांत, लोगों को देने की भावना, लोगों को चीट नहीं करना, ऑनेस्टी के साथ काम करना, अपने तरफ से ये सोचना कि दूसरों को मेरी वजह से दुख ना हो, तो ये वैल्यूज आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ाते हैं। और सबसे जरूरी है आपके माता पिता का आशीर्वाद। अगर आप अपने घर में अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिल रहा, अगर आप उनको खुश नहीं कर पा रहे, समाज सेवा हमेशा घर से शुरू होती है। और घर में आप समाज सेवी नहीं है, अगर घर के लोगों के दिल को ठेस पहुंचा रहे ना, तो आप अपने पड़ोसी को कभी खुश करके खुश नहीं रह सकते। तो पहले यहाँ से शुरू करिए और सर के जो बातें हैं उसको अमल करिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक ऐसी दमदार रिक्वेस्ट मैंने कभी नहीं की थी, लेकिन इतने भी पॉडकास्ट किए, इस पॉडकास्ट को शेयर करना, मैं कहता हूं ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप चाहते हैं कि देश सही दिशा में, देश के युवा सही दिशा में आगे बढ़े, तो इस पॉडकास्ट में हम यहीं पे विराम करते हैं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो अपने भावनाओं को कमेंट के जरिए लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस प्रकार के वैल्यूएबल पॉडकास्ट मैं लाता रहूं।
और मैं देखता हूँ कि 70% लोग जो हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं वो व्यू तो जरूर करते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये सब्सक्राइब करने में 1 रुपया खर्च नहीं होता, लेकिन जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा चैनल जब अप होता है तो हमारे अंदर अब ये कैपेसिटी होता है कि हम और अच्छे गेस्ट को आपके लिए इस चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से लाएंगे, और हम और बेटर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके लिए ला पाएंगे जो आपके सेल्फ डेवलपमेंट में काफ़ी काम आएगा। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।